13 अप्रैल साल 2024 रात के करीब 1 बजे जब इजराइल के लोग अपने घर में सो रहे थे तब ईरान ने अचानक 170 ड्रोन्स, 30 से भी ज्यादा क्रूज मिसाइल और 120 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर फायर कर दिया। ईरान ने अटैक सिर्फ अपने देश से नहीं किया, उन्होंने पास में बसे इराक, यमन और लेबनान चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया और सिर्फ कुछ ही मिनटों में 350 रॉकेट्स इजराइल के नेवतिम एयरबेस को टारगेट करके फायर किया गया। लेकिन जो रॉकेट इन देशों ने इजराइल को भेजा उसमें से 99% इन्होंने अपने बॉर्डर में एंट्री करने से पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि इजराइल के पास है खतरनाक एयर डोम सिस्टम जो कि किसी भी रॉकेट को आसानी से उड़ा सकती है। तो इसलिए ईरान के इस अटैक में इजराइल का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक 7 साल की बच्ची इंजर्ड हुई और कुछ लोगों को थोड़े बहुत चोटें आई। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ईरान ने अचानक इजराइल के ऊपर अटैक क्यों किया। तो देखिए, इस घटना के करीब 2 हफ्ते पहले 1 अप्रैल 2024 को इजराइल के एक एयरबेस से एक F-35 प्लेन टेक ऑफ करता है। ये जेट पहले इजराइल से जॉर्डन की बॉर्डर में एंट्री मारता है और जॉर्डन के ऊपर से कुछ देर तक जाने के बाद ये वेस्ट के साइड में एक लंबा टर्न लेता है और सीधा सीरिया के कैपिटल दमास्कस के एक बिल्डिंग में आ गिरता है। ये बिल्डिंग असल में दोस्तों ईरान का कॉन्सुलेट था, जहां पर ईरान के कई सारे डिप्लोमेट्स थे। अब इजराइल को उस अटैक की वजह से ये कॉन्सुलेट तुरंत मिट्टी में मिल गया और इसमें 16 लोगों की जान गई, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या कहे तो IRGC के एक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और 7 ऑफिसर भी शामिल थे। अब ईरान ने उस दिन पूरी दुनिया को बताया था कि वो इस चीज का बदला लेंगे। और उन्होंने ये किया भी। ईरान ने 13 तारीख को इजराइल के ऊपर एक काउंटर अटैक किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ईरान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त थे। 1960s में जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था तब उस समय ईरान और इजराइल दोनों ही यूएस के करीबी दोस्त थे। इस समय ईरान इजराइल का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर भी था। लेकिन साल 1979 में सिर्फ एक घटना ने ईरान और इजराइल के रिलेशन को इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से भी बदतर बना दिया और इसके बाद से ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर इनडायरेक्टली अटैक करता रहा। कभी ईरान हुतीज और हिजबुल्लाह जैसे रेबेलियन ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है इजराइल के ऊपर दबाव डालने के लिए, तो कभी इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देता है ताकि ईरान एक न्यूक्लियर पावर न बन पाए। साल 2010 और 2012 के बीच ईरान के 4 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की गई थी और ईरान इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है। तो आज हम देखेंगे कि ईरान और इजराइल दोस्त से आकर दुश्मन कैसे बन गए, क्यों इजराइल ने ईरान के एम्बेसी के ऊपर अटैक किया और अगर कल को ईरान और इजराइल के बीच एक फुल स्केल वार शुरू हो गया तो जीत किसकी होगी, मतलब किसके पास ज्यादा हथियार, मिलिट्री और एडवांस टेक्नोलॉजी है। और हाँ, क्या ईरान इजराइल वार इस दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर के एज में लाकर खड़ा कर देगा? तो आइए इन सब सवालों का जवाब एक एक करके देखते हैं। ईरान इजराइल वार को समझने के लिए हमें करीब 75 ईयर पीछे जाना होगा। साल 1948 में जब इजराइल देश का जन्म हुआ तब पहले तक किसी भी अरब कंट्री ने इजराइल को मान्यता नहीं दी और इनके बीच कई सालों तक वार चलता रहा। लेकिन जब अरब कंट्रीज बार बार इजराइल से हारता गया तब जाकर उन्होंने एक एक करके इजराइल को मान्यता देना शुरू किया और मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया। यहाँ पर पहला देश था इजिप्ट। इस समय ईरान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि इन दोनों देशों को ही यूएस से सपोर्ट मिलता था और दोनों ही सोवियत यूनियन के खिलाफ थे। अगर आप 1979 से पहले के ईरान को देखोगे तो आपको कुछ अलग ही सीन देखने को मिलेगा। Iran, a country brimming with energy, exploding with construction and development, a dynamic state with a thriving capital. उस समय ईरान के राजा थे मोहम्मद रेजा पहलवी, जो कि बहुत ही ओपन माइंडेड थे। उनके रूल के दौरान ईरान बहुत तेजी से ग्रो करता रहा। उन्होंने पब्लिक के एजुकेशन पर फोकस किया। उस समय औरतें बिना हिजाब के पब्लिक प्लेसेस में जा सकती थी, क्योंकि तब ईरान में हिजाब पहनना ही बैन था। उन्होंने रिलीजियस लीडर्स को भी पॉलिटिक्स में दखलदारी लेने से रोका हुआ था और यूएस भी ईरान की सरकार को सपोर्ट करता था, क्योंकि उनको ईरान से बहुत कम प्राइस में ऑयल मिलता था। लेकिन साल 1979 में ईरान का यह पिक्चर पूरी तरीके से बदल गया। उसी साल आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। खोमेनी ईरान पर राज कर रहे रेजा पहलवी की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया और खुद ईरान के लीडर बन गया। उन्होंने अपने आप को पीड़ितों का रक्षक बताया और अमेरिका और इजराइल से सभी संबंध तोड़ दिया। उनका मानना था कि अमेरिका एक बड़ा शैतान है और इजराइल मिडिल ईस्ट का एक छोटा शैतान है। इस समय ईरान में इजराइल का जो एम्बेसी था उसे भी उन्होंने जब्त कर लिया और उसे PLO को सौंप दिया। उनके रूल के दौरान ईरान बहुत तेजी से चेंज होने लगा। पहले ईरान में जो हिजाब बैंड था उसे उन्होंने कंपलसरी कर दिया और जो भी औरत हिजाब के बिना दिखाई देता था उसके साथ ईरान के पुलिस ऐसे ट्रीट करते थे कि वो फिर कभी यह गलती ना कर पाए। कई बार तो औरतों को सिर्फ हिजाब ना पहनने की वजह से उनको मार दिया गया। ईरान की पुलिस ने हिजाब को लेकर 22 साल की एक लड़की महसा अमीनी को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पुलिस हिरासत में अमीनी की मौत में के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ईरान और इजराइल अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। ईरान इस समय से लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हुतीज और पैलेस्तीन के हमास जैसे रेबेलियन ग्रुप्स को फंड देकर इजराइल के ऊपर छोटा बड़ा
अटैक करता रहा। यहाँ तक 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर जो अटैक किया उसके पीछे भी शायद ईरान का ही हाथ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2012 से 2020 के बीच इसराइल के खिलाफ करीब $16 बिलियन खर्च किया इन सब रेबेलियन ग्रुप्स को पैसा और हथियार देने के लिए। अब इसराइल थोड़े ही ने चुप बैठेगा। इसराइल भी ईरान के ऊपर टाइम टू टाइम साइबर अटैक करता रहा। साथ ही साथ इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को भी कई बार मार डाला, क्योंकि ईरान बहुत दिनों से एक न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूएसए और इसराइल ये नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो इसीलिए ईरान जब भी न्यूक्लियर हथियार के बहुत करीब पहुंचा, ठीक तभी इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मार दिया। और इसके दर्जनों एग्जाम्पल्स है। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है, क्योंकि इसके पहले ईरान और इसराइल इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर अटैक करता रहा। कभी भी उन्होंने फेस टू फेस वार नहीं किया। लेकिन क्योंकि इस बार इसराइल ने सीधा ईरान के एम्बेसी में अटैक किया, तो ईरान ने भी इसराइल पर हमला बोल दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इसराइल ने ईरान के एम्बेसी में क्यों अटैक किया, ये जानने के बावजूद कि किसी देश के एम्बेसी में अटैक करने का मतलब है उस देश में अटैक करना। तो देखिए, जब इसराइल ने उस कॉन्सुलेट में अटैक किया तो वहां पर बैठे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक मेंबर ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ये लोग पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के मेंबर्स के साथ एक मीटिंग कर रहे थे पैलेस्तीन में चल रहा वार को लेकर। और आपको तो पता ही है कि ईरान इस रेबेलियन ग्रुप को फंड देता है। मतलब जहां पर दोनों देशों के संबंध को लेकर बातें होती है, वहां पर ये एक रेबेलियन ग्रुप के साथ मीटिंग कर रहे थे। अब इसराइल को यह बात जैसे ही पता चला, उसने तुरंत ईरान के उस कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन एक कानून के तहत किसी देश के कॉन्सुलेट में अगर कोई क्राइम भी किया जा रहा है, तो भी दूसरे देश उस देश के परमिशन के बिना वहां पर एंट्री नहीं कर सकता। अब इसराइल ने तो वहां पर सीधा अटैक कर डाला और इसमें ईरान के कई ऑफिसर का जान भी गया। तो इसलिए ईरान ने भी इसराइल के ऊपर मिसाइल गिरा के उसका बदला लिया। हालांकि इसराइल ने उनके 99% रॉकेट्स को आसमान में ही खत्म कर दिया। अब देखते हैं कि ईरान और इसराइल इन दोनों देशों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। मतलब कल को अगर ईरान और इसराइल के बीच एक वार शुरू हो जाता है तो किस देश के जीतने का चांस है। पहले बात करते हैं इन दोनों देशों के नंबर ऑफ मिलिट्री के बारे में। ईरान के पास 5,80,000 एक्टिव सैनिक है, जबकि 2 लाख रिजर्व फोर्स है और उनको फौज की ट्रेनिंग भी मिला है। इसके अलावा उनके पास एक पैरामिलिट्री फोर्स, एक्टिव नेवी और एयरफोर्स भी है। दूसरे तरफ इसराइल के पास 1,69,500 एक्टिव फोर्स है, साथ ही साथ 4,65,000 रिजर्व फोर्स है। तो सैन्य संख्या के मामले में ईरान इसराइल से बहुत आगे, क्योंकि ईरान का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, यहाँ पर 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं पर इसराइल का पॉपुलेशन महज 9.5 मिलियन है। तो जाहिर तौर पे ईरान का सैन्य संख्या इसराइल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अब बात करते हैं हथियार के बारे में। तो ईरान और इसराइल दोनों ही हथियार के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। इसराइल अपने हथियारों को इंडिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है और डिफेंस के मामले में अमेरिका इसराइल को फुल्ली सपोर्ट करता है। इसराइल का हथियार कितना एडवांस है, इस चीज का अंदाजा आप उनके आयरन डोम सिस्टम से लगा सकते हैं, क्योंकि ईरान ने जितने भी रॉकेट्स इसराइल को भेजे उसमें से 99% उन्होंने आसमान में ही खत्म कर दिया। इसके अलावा उनके पास 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। दूसरी तरफ ईरान को हथियार बनाने में नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देश मदद करते हैं। हालांकि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है भी या नहीं, इसके बारे में हम नहीं जानते। दूसरे कुछ फैक्टर्स की अगर बात करें तो 2024 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 145 देशों में से ईरान की आर्मी आज 14 पोजीशन में आती है। वहीं पर इसराइल का पोजीशन है 17th। नेचुरल रिसोर्स के मामले में ईरान इसराइल से बहुत आगे है। ईरान के पास दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन इसराइल के पास ऐसा कुछ रिसोर्स नहीं है। अब अगर डिफेंस बजट की बात करें तो 2021 में इसराइल का डिफेंस बजट करीब $24 बिलियन था, वहीं पर ईरान का बजट सिर्फ $10 बिलियन है। अब हमारे गोदी मीडिया का मानना है कि ईरान और इसराइल के वार थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। लेकिन आपको बता दे, यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो इसके बाद हम वार के लायक नहीं रहेंगे। और वैसे ही इन लोगों का कोई काम तो है नहीं। ये लोग रशिया यूक्रेन वार को भी थर्ड वर्ल्ड वॉर बना दिए थे। 24 घंटे बाद दुनिया में छिड़ सकता है तीसरा विश्व युद्ध। अबे साले, जो माफ करना। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, ये वार जल्द ही खत्म हो जाएगा।